नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी बाय सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा व्यक्त लोकतंत्र की तीसरी लहर की विवेचना करें। सबसे पहले हम परिचय लिख लेते हैं। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी में लोकतंत्र के तीसरे लहर का विस्तृत विश्लेषण किया है। यह पुस्तक 1991 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें उन्होंने जो पहली लहर बताई थी, जो फर्स्ट वेव बताई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुई और 1920 के दशक में समाप्त हुई। इस लहर में पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में धीरे धीरे लोकतंत्र का विस्तार हुआ, जिसमें मताधिकार का क्रमिक विस्तार और संसदीय संस्थाओं का विकास शामिल था। दूसरी लहर, सेकेंड वेव, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 के दशक के मध्य से 1960 के दशक तक हुई। इस दौरान औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने वाले कई नए स्वतंत्र देशों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपनाया और कुछ लैटिन अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी लोकतंत्र का पुनरुत्थान हुआ। तो जो दूसरी वेव है, उसमें औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली नए राष्ट्रों को, और वहाँ पे जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपनाया, और लैटिन अमेरिका तथा यूरोप में भी लोकतंत्र का पुनरुत्थान हुआ, जिससे लोकतंत्र की दूसरी लहर देखने को मिलती है। तीसरी लहर, थर्ड वेव, हंटिंगटन का मुख्य ध्यान इसी लहर पर था। उन्होंने इसे 1974 में पुर्तगाल में शुरू हुए लोकतंत्रीकरण से होकर 1990 के दशक की शुरुआत तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया। इस लहर में दुनिया भर के लगभग 60 देशों में सत्तावादी शासन से लोकतांत्रिक शासन की ओर संक्रमण किया। तो दोस्तों, जो तीसरी लहर शुरू होती है वह होती है 1974 में, जब पुर्तगाल में जो सत्तावादी शासन है उसको उखाड़ फेंक दिया गया और उसके स्थान पर लोकतंत्र को अपनाया गया। दोस्तों, अब हम तीसरी लहर की मुख्य विशेषताएं और उसके कारण पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सत्तावादी शासन की वैधता का संकट। 1970 और 1980 के दशक में कई सत्तावादी शासनों, चाहे वह सैन्य शासन हो, एकल पार्टी शासन हो या व्यक्तिगत तानाशाही हो, इन सभी ने अपनी वैधता को खोना शुरू कर दिया। आर्थिक विफलताएं, भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का उल्लंघन और नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं ने इन शासनों की नींव को कमजोर किया। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। कुछ सत्तावादी देशों में हुआ आर्थिक विकास मध्यम वर्ग के उदय का कारण बना। यह मध्यम वर्ग अक्सर राजनीतिक भागीदारी, नागरिक स्वतंत्रता और बेहतर शासन की मांग करता है। शिक्षा के प्रसार और शहरीकरण ने भी लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ाई। दोस्तों, जो आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन हुआ उसने भी लोकतंत्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। अगला पॉइंट है कैथोलिक चर्च में परिवर्तन, चेंज इन द कैथोलिक चर्च। 1960 के दशक के बाद से कैथोलिक चर्च में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। वेटिकन द्वितीय परिषद, वेटिकन सेकंड काउंसिल और मुक्ति धर्मशास्त्र, लिबरेशन थियोलॉजी के उदय ने चर्चों को राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण समर्थक बना दिया, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप में। इसने सत्तावादी शासनों के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, जो सत्तावादी शासन है उसका विरोध में कैथोलिक चर्च की भूमिका भी देखने को मिली। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कारकों में बदलाव, चेंजेस इन इंटरनेशनल फैक्टर्स। अमेरिकी नीति में बदलाव। जिमी कार्टर प्रशासन के तहत मानवाधिकारों पर अमेरिकी विदेश नीति का जोर और बाद में रोनाल्ड रीगन और जॉर्ज बुश के प्रशासन द्वारा लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का समर्थन, इन सभी ने सत्तावादी शासनों पर दबाव डाला। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कारकों में जो बदलाव आया, जिसमें कि अमेरिकी नीति में जो बदलाव आया, उन सभी ने भी लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। अगला पॉइंट है सोवियत संघ का पतन और शीत युद्ध का अंत। सोवियत संघ के पतन ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासनों के लिए बाहरी समर्थन को समाप्त कर दिया और उन्हें ध्वस्त कर दिया। शीत युद्ध के अंत ने भी पश्चिम में लोकतंत्र के प्रसार के लिए एक वैचारिक जीत का माहौल बनाया। दोस्तों, जो सोवियत संघ का पतन हुआ और शीत युद्ध का अंत हुआ, उसकी वजह से भी लोकतंत्र आगे बढ़ा। अगला पॉइंट है स्नोबॉलिंग या प्रदर्शन प्रभाव, स्नोबॉलिंग और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एक देश में सफल लोकतांत्रिक संक्रमण अक्सर पड़ोसी देश या समान संस्कृतियों वाले देशों को भी लोकतांत्रिक सुधारों के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए पुर्तगाल और स्पेन में सफल संक्रमणों ने लैटिन अमेरिका में एक लहर प्रदान की। तो दोस्तों, जब एक देश में लोकतंत्र सफल हुआ तो उसके जो आसपास के देश थे या जो समान संस्कृति वाले देश थे, वहाँ भी लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी थी। नए गैर सरकारी अभिनेताओं का उदय, राइज ऑफ न्यू नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स। नागरिक समाज संगठन, मानवाधिकार समूह और अन्य जमीनी स्तर के आंदोलन
लोकतांत्रिक संक्रमणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, सूचनाएं फैलाई और लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत की। दोस्तों, अब हम तीसरी लहर के परिणाम और हंटिंगटन की चेतावनी पढ़ लेते हैं। तीसरी लहर ने दुनिया के लोकतांत्रिक मानचित्र को काफ़ी बदल दिया, लेकिन हंटिंगटन ने यह भी चेतावनी दी कि लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया हमेशा सीधी नहीं होती। उन्होंने विपरीत लहरों अर्थात रिवर्स वेव्स की संभावना पर भी बात की, जहां लोकतांत्रिक रूप से संक्रमण करने वाले देश वापस सत्तावादी शासन की ओर लौट सकते हैं। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर के बाद कुछ देशों में लोकतांत्रिक संस्थानों ने अपनी जड़ें नहीं जमाई और वे असफल हो गई। अब हम इसमें निष्कर्ष लिख लेते हैं। कुल मिलाकर सैमुअल हंटिंगटन का तीसरी लहर का विश्लेषण लोकतंत्र के वैश्विक प्रसार को समझने के लिए एक मील का पत्थर है। यह न केवल लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के कारणों को समझने में मदद करता है, बल्कि उन चुनौतियों और कमजोरियों पर भी प्रकाश डालता है जो लोकतांत्रिक शासन के स्थायित्व को प्रभावित कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्र की तीसरी लहर का विश्लेषण करें। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और जब भी आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा तो आप बड़ी ही आसानी से इसको परीक्षा में करके आएंगे और अच्छे मार्क्स परीक्षा में प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।